हरिनगर नाम का एक गांव था जिसमें हरिदास नाम का एक सेठ रहा करता था। हरिदास के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह गांव के लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। हरिदास बहुत ही कंजूस था। हरिदास गांव में ही एक बड़े घर में अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था, जिससे गांव वाले सेठानी कहते थे। दोनों का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। भाग्यवान, मुझे सेब खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे भाग्यवान, तुम्हें मालूम है बाजार में सेब कितने महंगे हैं? ना रे बाबा, ना, मैं इतने महंगे सेब नहीं ला पाऊंगा। आप भी ना हर बार यही कहते हो। क्या करोगे इतने धन का? जब ऊपर जाओगे तो सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आज तुम मेरे लिए सेब नहीं लाए, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। ऐसा क्या करोगी? मैं पूरे 1 महीने तक खाना नहीं बनाऊंगी और आपको बाहर से खरीद कर खाना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है बाहर का खाना कितना महंगा होता है। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा, नाराज मत हो, मैं आज तुम्हारे लिए सेब ले आऊंगा। और इतना कहकर सेठ हरिदास सेब खरीदने निकल पड़ते हैं। गांव के चौक पर ही उन्हें एक ठेले पर सेब दिखाई देते हैं। वह ठेले वाले के पास जाकर कहते हैं, अरे भाई, ये सेब कैसे दिए? सेठ जी, आपको तो पता ही है यह सेब का मौसम है और इसी वजह से सेब बहुत महंगे हैं, पूरे 100 रुपए किलो। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, भला इतने महंगे कोई सेब बेचता है क्या? सेठ जी, मेरा यकीन करो, पूरे गांव में इससे सस्ते और अच्छे सेब नहीं मिलेंगे। देखना, एक बार खाओगे तो बार बार ले जाओगे। वह सब मैं कुछ नहीं जानता। तुम सच में बहुत महंगे सेब बेच रहे हो? सेठ जी, फिर आप ऐसा कीजिए, खुद पेड़ पर से अच्छे अच्छे सेब तोड़कर घर ले जाइए। हरिदास वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वह सोचता है, वैसे वो ठेले वाला ठीक ही कह रहा था। अगर मैं जंगल जाकर खुद ही सेब तोड़ लाऊं तो इससे मेरे पैसे भी बच जाएंगे और कविता भी नाराज नहीं होगी। और फिर हरिदास सेठ सेब के पेड़ की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। काफी देर तक जंगल में चलने के बाद उन्हें एक सेब का पेड़ मिलता है। मुझे आज कैसे भी करके सेब घर लेकर जाने ही होंगे, नहीं तो पूरे महीने बाहर का खाना। ना बाबा, ना, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। और इतना कहकर सेठ हरिदास सेब तोड़ने लगते हैं। कुछ देर में उन्होंने काफी सेब इकट्ठा कर लिए होते हैं, लेकिन तभी अचानक से तेज आंधी चलने लगती है और देखते ही देखते तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। यह सब देखकर हरिदास बहुत घबरा जाता है और बारिश से बचने के लिए एक गुफा में छुप जाता है। अरे, ये अचानक से तूफानी बारिश कहां से आ गई? अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो मैं घर कैसे जाऊंगा? और रात भी होने वाली है। सुना है इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। हरिदास सेठ का डर बढ़ते ही जा रहा था। तभी अचानक से एक तेज बिजली कड़कती है, जिससे सेठ जी घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, आज तो मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। आज तो मैं मर ही जाऊंगा। हे भगवान, अगर मैं यहां से जिंदा घर पहुंच गया तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। मन्नत मांगने के बाद सेठ हरिदास की हिम्मत बढ़ जाती है। धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है और आखिरकार पूरी तरह से रुक जाती है। हरिदास जैसे तैसे जंगल से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते वह सोचने लगते हैं, मैंने बिना मतलब के ही 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने की मन्नत मांग ली। चलो 100 नहीं तो कम से कम 51 ब्राह्मणों को तो भोजन करा ही सकता हूँ। इतना बोलते बोलते सेठ जैसे तैसे घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर सेठानी को सब कुछ बता देता है। अरे नहीं, मैं 51 ब्राह्मणों को भोजन तो नहीं करा सकता। अगर मैं चाहता तो बिना मन्नत मांगे ही उस जंगल से आ जाता। लेकिन चलो, मैंने कह दिया है तो एक ब्राह्मण को भोजन तो करा ही सकता हूँ। पता नहीं आप कंजूसी करना कब बंद करेंगे। और फिर अगले दिन ब्राह्मण की खोज में निकल गए जो सबसे कम खाना खाता हो। सेठ जी को बहुत ढूंढने के बाद भी कोई बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं मिल रहा था। कई लोगों से पूछने के बाद आखिर सेठ जी को एक कम खाना खाने वाला ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ जी उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और कहने लगे, मुझे ब्राह्मण को दावत करानी है, इसीलिए मैं आया हूँ। मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। ब्राह्मण देवता,
आप कितना खा लेते हैं? ब्राह्मण समझ गए कि सेठ एक नंबर का कंजूस है, इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहा है। लेकिन अगर सेठ एक नंबर का कंजूस था तो ब्राह्मण भी एक नंबर का चाणक्य दिमाग वाला था। सेठ जी, मैं तो मुश्किल से 2 ही पुड़िया खा पाता हूँ। इतना सुनकर सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि बस यह ब्राह्मण बिल्कुल सही रहेगा और तुरंत बोले, देखिए पंडित जी, मैं 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले आकर भोजन कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए। सेठ जी घर आ गए और अगले दिन सुबह पंडित जी के लिए खाना बनवाकर उनका इंतजार करने लगे। लेकिन देखते ही देखते 9 बज गए, फिर धीरे धीरे 10 बज गए और आखिरकार सेठ जी थक हार कर सेठानी से कहने लगे, अगर पंडित जी आए तो उनको खाना खिला देना और 1 रुपया दक्षिणा भी दे देना। ऐसा बोल के सेठ चला जाता है। सेठ जी के जाते ही ब्राह्मण घर पर आते हैं। उनकी आते ही सेठानी उनकी सेवा में लग जाती है। उनके हाथ पैर धोए और इतने में ही पंडित जी रो पड़े। पंडित जी को रोता देख सेठानी बोली, क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं, बताओ। मुझे इस तरह से तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थीं, तो हाथ पैर धुलवाकर हमें 1000 रुपए देकर हमारे पांव छूकर आशीर्वाद लेती थीं। इतना सुनते ही सेठानी भावुक हो गई। अरे पंडित जी, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ, पंडित जी मैं तो हूं ना। सेठानी ने 1000 लाकर पंडित जी को दे दिए। उसके बाद पंडित जी के लिए सेठानी ने भोजन बनाया और पंडित जी ने पेट भरकर खाया। पंडित भोजन करने के बाद फिर फुट फुट कर रोने लगे। अब क्या हो गया पंडित जी, आप फिर से क्यों रोने लगे। क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी सासू माँ जब जिंदा थीं, तो वह मुझे भोजन कराने के बाद भी 1000 रुपए और चावल आटे का दान दे देती थी। बस उन्हीं की याद आ गई, पर वो सब पुरानी बातें। चिंता मत करिए पंडित जी, जैसा हो आया है वैसा ही होगा। मैं आपके लिए सारा सामान लेकर आती हूँ। पंडित जी सारा सामान लेकर अपने झोले में डालकर घर लौट गए। शाम के समय जब सेठ जी घर आए तो उन्होंने सेठानी जी से पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, पंडित जी आए थे, तुमने भोजन कराया कि नहीं? मैंने उन्हें भोजन तो अच्छे से करा दिया, लेकिन वह बार बार रो रहे थे। पंडित जी को सासू माँ की याद आ रही थी। बताओ तो सही, क्या हुआ? पंडित जी कह रहे थे कि जब सासू माँ जीवित थीं, तो जब भी उन्हें भोजन कराती थीं, वे उनके हाथ पैर धुलवाकर उन्हें 1000 भी देती थीं और आशीर्वाद लेती थीं। मैंने भी वही किया। हाँ, और उसके बाद पंडित जी को सासू माँ की याद फिर से आ गई जब वे भोजन कर रहे थे। कहने लगे कि सासू माँ भोजन के बाद भी 1000 और चावल आटे का दान करती थीं। मुझे लगा हमें उनकी कमी नहीं खलनी चाहिए, इसलिए मैंने भी वैसे ही दान और दक्षिणा दे दी। सेठ का खून खोल उठा। उन्होंने गुस्से में पंडित के घर की ओर चल दिए। इधर पंडित जी बहुत चालाक थे। उन्हें पहले ही पता था कि कंजूस सेठ को यह सब पता चलेगा तो वह शांत नहीं बैठने वाला। इसीलिए उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी। सुनो पंडिता, नहीं तो उस कंजूस सेठ का माल ऐसे नहीं पच पाएगा। वह एक नंबर का कंजूस है। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? जैसे ही सेठ घर पर आए, तुम मुझे एक सफेद कफन से ढक देना और जोर जोर से रोना, जैसे कि मैं मर गया हूँ। जैसे ही सेठ जी पंडित जी के घर पहुंचे, पंडिताइन जोर जोर से रोने लगी। अरे ये सब कैसे हो गया पंडित जी को? सुबह तो अच्छे भले थे, लेकिन जब से सेठ जी के घर से दावत करके आए हैं, तब से उल्टी हो रही थी और अब तो हमें छोड़कर ही चले गए। मेरे पास इनके दाह संस्कार के भी पैसे नहीं हैं। सेठ यह सुनकर बहुत घबरा गया। ये लो कुछ रुपए और आप इनका जल्दी से दाह संस्कार करवा लीजिए। बाकी जरूरत का सामान मैं घर पहुंचा दूंगा, आप परेशान मत होना। डर के मारे सेठ जी ने पैसों के साथ साथ 5 महीने का राशन भी पंडितानी के घर भिजवा दिया। इसी तरह 5 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। अब पंडित जी ने फिर से कोई नई चाल चलने की सोची। जब सेठ सुबह 9 बजे दुकान पर चले गए तो पंडित जी सेठानी के पास पहुंचे। अरे पंडित जी,
आप तो मर गए थे, फिर आप यहाँ कैसे? पंडित जी ने कहीं से पता लगा लिया था कि सेठ जी की एक मुन्नी नाम की बेटी थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी मुन्नी मिली थी सेठानी जी। जब उसे पता चला कि मैं आपके घर आता जाता रहता हूँ तो वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी मेरे घर जाकर मेरे माता पिता का हाल चाल भी ले लेना। मेरी प्यारी बिटिया मुन्नी मिली थी। हाँ सेठानी जी, तभी तो मैं आपकी प्यारी बिटिया मुन्नी का हाल चाल बताने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सेठानी जी भावुक हो गईं। कैसी है मेरी मुन्नी बिटिया? क्या ही बताऊं सेठानी जी, तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई अच्छा इंतजाम नहीं है, उसे कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा है। पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी मुन्नी का समाचार ले आए। सेठानी जी, अब मैं कुछ देर में वापस स्वर्ग जाने वाला हूँ। आपको जो भी मुन्नी को देना हो वह मुझे दे दीजिए। अब सेठानी ने बहुत सामान बांधकर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर लौट गए। शाम के समय सेठ जी जब घर आए तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उधर सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित जी ने 2 महीने तक चलाया। जब राशन खत्म हो गया तो पंडित जी वापस सेठानी के पास चल दिए। सेठानी जी ने पंडित को देखा और खुश होकर बोली, क्या हालचाल है पंडित जी? हालचाल तो अब बहुत बढ़िया है सेठानी जी। आपकी बेटी मुन्नी अब तंदुरुस्त हो गई है। आपका भेजा हुआ सामान देखकर बहुत खुश हो गई थी और अब तो आप नानी भी बन गई हैं। आपकी बेटी मुन्नी को लड़का हुआ है। अब तो सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप सच कह रहे हैं पंडित जी। उसने बोला था, मेरी अम्मा से कह देना कि लड़के के लिए कुछ कपड़े और सामान भेज दे, और हाँ, मैंने दावत का इंतजाम भी किया है तो राशन भी थोड़ा भेज देना। सेठानी ने पंडित जी के कहे अनुसार जरूरत का सामान पंडित जी को दे दिया और बोली, पंडित जी, मेरी बेटी मुन्नी को कह देना कि उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। क्यों नहीं सेठानी जी, जरूर कह दूंगा। कहकर पंडित जी वहाँ से निकल गए। तभी अचानक किसी काम से सेठ जी घर पर आ गए और देखा कि सेठानी घर के बाहर खड़ी हैं। क्या हुआ? यहाँ पर क्यों खड़ी हो? क्या कोई आया था क्या? अरे सेठ जी, स्वर्ग से पंडित जी आए थे, बता रहे थे कि हमारी मुन्नी को लड़का हुआ है और तुम नाना बन गए हो। अरे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पंडित ने जो कहा तुमने सब सच मान लिया? कितनी मूर्ख हो तुम। कहीं वो तुम्हें ठग के तो नहीं ले गया? मैंने ज्यादा सामान नहीं दिया, बस मुन्नी के बेटे के लिए सोने की चेन, कपड़े, चावल, आटा और यही कोई 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ जी सब समझ गए। वह अपनी मूर्ख बीवी और पंडित जी का गुस्सा लेकर पंडित जी के घर पहुंचे। पंडित जी, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी किसी पंडित से यह नहीं पूछूंगा कि वह कितना खाता है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अब तुम्हें हर महीने में 2 बार मुझे भोजन कराना होगा और दक्षिणा भी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन आप भी मेरे साथ ऐसी ठगी करना छोड़ दीजिए। ठीक है सेठ जी, तब आप चैन से रहिए, लेकिन याद रखना किसी पंडित से ऐसा मत पूछना कि आप कितना खाते हैं।